हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम अभी इकॉनमी शुरू कर रहे हैं। इकॉनमी में पहला टॉपिक आज करेंगे। पहला टॉपिक कौन है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। एक चीज मैं आपको बता दूं, इकॉनमी में आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा पकड़ बनाना होगा। इकॉनमी डायरेक्टली करंट अफेयर से भी उतने क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको यहाँ से पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ रिवाइज करना है। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, एचडीआर क्या होता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो करेंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ने, बट कॉन्सेप्ट पे इक्वली हमें, जिस तरह इकॉनमी और मैं बोलूँगा इकॉनमी और साइंस एंड टेक में कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना होता है एज कम्पेयर टू करेंट अफेयर्स पार्ट। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले दो टॉपिक मैं समझाता हूँ। एक होता है जीडीपी और एक होता है जीवीए। फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड। बस एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम थ्योरी में चलेंगे, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन होता रहता है। देखो, अगर मान लो ये बात करते हैं, एक किसी टेरिटरी की बात करते हैं, यानी मान लो ये बात कर रहे हैं हम इंडिया की। ठीक है, तो इंडिया के अंदर चाहे कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है या कोई सर्विसेज हो रहा है, तो इन दोनों का ये जो फाइनल होते हैं, फाइनल गुड्स की बात करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। फाइनल गुड्स का मतलब आप एक बिस्किट बना रहे हो, तो आप जीडीपी में बिस्किट का प्राइस काउंट करोगे। ये नहीं कि जिस आटा से बना है उसका आटा भी काउंट कर ले और बिस्किट भी काउंट कर ले, दो बार ही काउंट हो जाएगा ना? नहीं। तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया के अंदर चाहे कोई भी कंपनी हो, याद रखना है, ऐसे नहीं विदेशी कंपनी होगी तो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर ही तो प्रोड्यूस किए सब कुछ। ठीक है, अब ग्रोस वैल्यू एडेड का मतलब सिंपल समझो। एक केक है, केक का प्राइस है मान लो 20 रुपया। ठीक है ना? तो लेकिन 20 रुपया में आपको बेच रहा है, लेकिन केक में लगा तो कैसे? हो सकता है उसमें लगा आटा, हो सकता है उसमें लगा चॉकलेट, हो सकता है उसमें लगा एग। तो इसका प्राइस क्या? मान लो इसका प्राइस है 2 रुपया, इसका प्राइस है 2 रुपया, इसका प्राइस है 2 रुपया। तो केक में एक्चुअली वैल्यू एडिशन कितना हुआ? आपका तो इंटरमीडिएट कितना पैसा लगा? दो दो चार दो छः लगा। तो यानी ऐड एक्चुअली आपने सिर्फ 14 रुपया किया है। मतलब केक को बनाने के लिए आपको 6 रुपया तो पहले से खर्चा है, यानी इंटरमीडिएट आपको पहले से खर्चा है। 14 रुपया ही आपने बस ऐड किया है। ठीक है, तो ग्रोस वैल्यू एडेड हमेशा किसका निकाला जाता है? बहुत सारे सेक्टर का निकाला जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, केक का निकाल लिया। इसी तरह बहुत सारे पूरे बेकरी का निकाल लेंगे, हो सकता है पूरे एरिया के केक का निकालेंगे या पूरे देश का केक का निकालेंगे। तो एक केक वाला सेक्टर हो सकता है, यानी उसको हम फूड वाला सेक्टर बोल सकते हैं। इसी तरह हम अलग अलग सेक्टर का निकालेंगे, तो हम ये भी देखेंगे ग्रोस वैल्यू एडेड कितने सेक्टर का निकाला जाता है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक में। डेफिनेशन देखो, सिंपल लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए टेरिटरी। मैंने टेरिटरी भी दिखा दिया और एक समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया? केक के पैसा में से जो इंटरमीडिएट लगा था, दो दो चार दो छः हटा दिया, यही ना? जीवीए इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल। 6 रुपये घटाए ना, वो घटाना पड़ेगा। और ये क्या बताता है? ये बताता है आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच है। मतलब अलग अलग अप्रोच है इसको मेजर करने का। और ये इससे कौन से मेजर करते हैं? आउटपुट रीच वाले मेथड से मेजर करते हैं, और इसको हम जीडीपी का प्रॉक्सी भी बोलते हैं। अब जीडीपी और जीवीए में एक रिलेशन है। क्या है? जीडीपी में क्या होता है? जीबीए प्लस, देखो अब मान लो केक हमने 20 रुपये में बना के तैयार कर दिया है, ठीक है, बट इस पे क्या लग सकता है? टैक्स भी तो सरकार लगा सकती है कि भाई इस पे 2 रुपये हम टैक्स लेंगे। लेकिन हो सकता है ये केक क्योंकि गरीब आदमी खा रहा है, तो सरकार उस पर सब्सिडी भी दे सकती है कि चलो 1 रुपया में सब्सिडी देते हैं। तो ओवरऑल कितना होगा? 2 + 1 यानी 21 रुपया होगा। तो जीडीपी होगा 21 रुपया,
और जीवीए कितना होगा, 20 रुपया होगा। तो जीडीपी बराबर क्या होता है, जीवीए प्लस नेट टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लग रहा है, प्लस कितना उस पर सब्सिडी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब्सिडी क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस को कमाएगा ना, और जीडीपी प्राइस को बढ़ाएगा। ठीक है, ये जीडीपी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। बट जीवीए क्या किया जाता है, सेक्टर वाइज डिटेल्स के लिए किया जाता है। कई सारे सेक्टर में मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर। मतलब एक इसका जीवीए निकालो, इसका जीवीए निकालो, पर फिर टोटल ऐड कर देंगे तो पूरा टोटल जीवीए निकल जाएगा। माइनिंग एंड क्वायरिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ट्रेड वाला, फाइनेंस वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। जीवीए जो होता है बेसिक प्राइस, एट बेसिक प्राइस, तो कौन सा बेस ईयर माना जाता है, 2011-12, बेसिक प्राइस समझ लो। बिकेम द प्राइमरी मेजर टू आउटपुट अक्रॉस द इकोनॉमी ऑफ वेरी सेक्टर। आउटपुट को मेजर करने के लिए अलग अलग सेक्टर में, से एक सेक्टर देखो ना, 8 सेक्टर में मेजर करने के लिए हमने इस मेथड को यूज किया है। और ये मेथड एक्चुअली आया कहाँ से, ये एक यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। इसको हम फॉलो करने के लिए हमने जीवीए अपनाया। ठीक है ना। अब ये क्या है, ऐसे नहीं, यानी सिस्टम ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है, समझ रहे, स्टैंडर्ड है। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। ठीक है, और जीबीए के बारे में क्वार्टरली और एनुअल एस्टीमेट कौन देता है हमारे यहाँ ऑफिस में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखना कि जीबीए के बारे में जो एस्टीमेट कौन देता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। समझ रहा था कि जो 8 अलग अलग सेक्टर में हो। अब रीजन क्या है जीडीपी और जीबीए में डिफरेंस का, पहला जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस पे, लेकिन जीबीए कैलकुलेट किया जाता है बेसिक प्राइस पे। पहले यहाँ पे डिफरेंस समझो, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो फैक्टर कॉस्ट जिसपे हमने, जैसे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो सामान लगता है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम नहीं बोलते लैंड, लेबर, ये सब, तो जो भी बनाने में लगा उसमें अगर टैक्स जोड़ देंगे और सब्सिडीज घटा देंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, सिंपल। अब एक और है फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस। इसमें हमें क्या जनरली लगता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन टैक्स जोड़े, यहाँ पे टैक्स अलग है, यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स है। देखो प्रोडक्शन टैक्स अलग होता है, प्रोडक्ट टैक्स अलग होता है। ठीक है ना। प्रोडक्शन टैक्स हो सकता है कि भाई आप जितना चाहे बना लो, आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे हर दिन का या हर एक महीने पे, इसको प्रोडक्शन टैक्स बोलते हैं, टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स मतलब भाई आपको पार्ले जी बना रहे हो ना, हर पार्ले जी पे सरकार आपसे 30 पैसा मांग रही है बस। चाहे आप 1000 बनाओ, कितना बनाओ, आपको हर पैकेट पे देना है। तो इसको प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे लग रहा है। प्रोडक्शन का मतलब एक फैक्ट्री आपने ओपन कर लिया, 1000 रुपये पर महीना बस दे रहे हो, काम चल जा रहा है, आपको अलग से प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है बाद में सरकार प्रोडक्ट पे ही मांगे, या पहले से ही हो कि सरकार आपसे प्रोडक्ट भी मांग रही है और प्रोडक्शन भी मांग रही है, दोनों हो सकता है। तो फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस में डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट में अगर प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देंगे और प्रोडक्शन सब्सिडीज घटा देंगे, यहाँ पे भी देखो टैक्स सब्सिडीज का काम वही है, वैसे ही रिलेशन है, बट टैक्स अलग अलग हो जाता है, तो ये बेसिक प्राइस हो जाएगा। और एक और चीज़, बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। बेसिक प्राइस में आप प्रोडक्ट टैक्स जोड़ते हो, प्रोडक्ट सब्सिडी घटाते हो, तो मार्केट प्राइस हो जाता है। तो इन तीनों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, खासकर ये बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे हमें लगता रहता है सेम है। ठीक है, अब अदर रीजन क्या है, जीडीपी ग्रोज लैग जीडीपी ग्रोथ व्हेन सब्सिडीज आर हायर, टैक्स आर लो। देखो यहाँ पे अगर बोल रहा है, एक सेकंड कि जीडीपी लैग करेगा जीबीए से, मतलब जीडीपी कम रेट से ग्रोथ कर रहा है, जीबीए ज़्यादा रेट से ग्रोथ करता है। ये तब होता है जब सब्सिडीज ज़्यादा रहता है और टैक्सेस कम होता है। ठीक है, सिमिलरली उल्टा भी होता है। तो ये आपने सिंपल देखो ना, ये रिलेशन है ना, जीडीपी है बराबर जीबीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अगर ये हायर है, ये ज़्यादा है, ज़्यादा यानी ज़्यादा इसमें घट रहा है, ज़्यादा घट रहा है, ज़्यादा घट रहा है, तो यानी ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये मान लो 10 है, 10 में से और घट ये रहा है। ठीक है ना, 10 में से 2 घट रहा है तो ये 8 हो जाएगा ना।
तो जीडीपी लैग कर रहा है, तो कब हो रहा है? जब सब्सिडीज ज़्यादा मात्रा में है। अगला क्या है? जीडीपी और जेबीए में एक यूटिलिटी ऑफ जीडीपी एंड जीबीए अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ये हेल्थ ऑफ इकोनॉमी दिखाता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी दिखाता है, क्योंकि आप रीजन वाइज सेक्टर वाइज को डेवलप कर रहे हैं। ये क्रॉस कंट्री एनालिसिस को दिखाता है। अब दो वर्ड समझे, अभी पिछले साल यूपीएससी ने पूछा था एक ब्लू इकोनॉमी के बारे में। ब्लू जब भी बात करें तो ब्लू इकोनॉमी सिंपल ऑप्शन था, ओशन से रिलेटेड है। ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या होता है? ये सिंपल समझो कि अगर आप जीडीपी काउंट कर रहे हो तो जीडीपी में से आप माइनस करो किसको? अगर आपको इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हो, सेविंग ऑफ रिसोर्स, अगर ये कर रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना। आरबीआई ने भी क्या बोला कि इंडिया का ग्रीन जीडीपी ज़्यादा फास्ट से ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जीडीपी, और जो पुराने जो ट्रेंड थे ना उससे हम बाहर आ रहे हैं। ग्रीन जीडीपी को सबसे पहले प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशन ने 1993 में, ये ध्यान रखना है। इंडिया का कैसे ग्रीन जीडीपी को काउंट करता है? कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया की? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है NCAVES करके, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है ना, ये 2017 में यूएन और यूरोपियन यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक और है ग्रीन अकाउंटिंग फॉर इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एक प्रोडक्ट है। ठीक है ना, टू बिल्ड ए फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटली एडजस्ट नेशनल इनकम अकाउंट, कि भाई आपने नेशनल इनकम निकाला, साथ में ये भी तो निकाल दो कि इन्वायरमेंट को आपने कितना खतरा किया था, तो घटा दो। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेट किसको माना जाता है? उत्तराखंड को माना जाता है। अब एक और है इन्वायरमेंटल कुर्जनेट कर्व। ये क्या करता है? ये बोला कि अगर आपकी इकॉनमी बिल्कुल प्री इंडस्ट्रियल इकॉनमी है, जब ना आप कोयला यूज कर रहे हो ना कुछ पेट्रोल, प्री इकॉनमी, तो आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल इकॉनमी आती है आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हाई ग्रोथ पे चला जाएगा। बट पोस्ट इंडस्ट्रियल में फिर से सर्विस सेक्टर इकॉनमी आ जाएगा, फिर से आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड होना कम होने लगेगा। इसको हम जीडीपी पर कैपिटा बोलते हैं। इकॉनमी ग्रोथ हो रहा है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किसने निकाला है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। और थीम क्या था इस वाली रिपोर्ट का? नाम हम बोल सकते हैं अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, सेविंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। उसके अलावा 3 पॉइंट है इसका मेन फोकस करने का। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ 3 की एरिया है। सबसे पहला 1990 में प्रोड्यूस किया गया लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे। एक्सेस ऑफ नॉलेज में क्या है? एक्सपेक्टेड एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दो चीज़ है, एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ये थर्ड क्या है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये GNI पर कैपिटा निकालते हैं इसमें। इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब आई है, इंडिया डिक्लाइन किया है, पूरे ग्लोबल का डिक्लाइन किया है। इंडिया की रैंकिंग है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। मतलब इंडिया अपना अधिकतर पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़ के सबसे नीचे आता है। ठीक है, लेकिन इंडिया एक काम बहुत अच्छा किया है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का गैप था ना मैन एंड वुमेन के बीच, इसको सबसे फास्ट से गैप को कम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रीजन क्या है, ये तो नॉर्मल बात है, याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ड्रॉप हुआ है इंडिया में, याद रखिएगा। परचेजिंग पैरिटी पावर, पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ये भी 5% डिक्रीज हुआ है। अब UNDP के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया मेंबर है, ठीक है। उसके अलावा 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस। मतलब देखो दो ऑफिस, एक 1949 में बनाया था, एक 1958 में बनाया था, इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया बस। UNDP का मैंडेट क्या है? एक तो पॉवर्टी को ख़त्म करो, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनाओ, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। समझ में आया? कई सारे एरिया में फोकस करते हैं, वो एरिया यहाँ पे मैंडेट जो लिखा है ना वही एरिया है। उसके अलावा एनुअल जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं UNDP का फ्लैगशिप इंडिपेंडेंट पब्लिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट दिया हुआ था, उसको भी कर लेते हैं। एक है इनइक्वालिटी एडजस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वुमेन और मैन का क्या वैल्यू है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
ठीक है ना। ये सेट ऑफ इंडिसेस है अंडर HDI रिपोर्ट। अगला टॉपिक क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन। अभी हुआ क्या है, द ऑथर एफिलिएटेड विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक पब्लिश 2 डिफरेंट एस्टिमेट्स। मतलब एक ऑथर जिसको जो एफिलिएटेड है IMF और वर्ल्ड बैंक से, उन्होंने 2 एस्टिमेट किया पॉवर्टी का। पहला क्या, एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2011 में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना प्रतिशत था, 22.5। अब कितना हो गया, बहुत कम है, 10.2% हो गया। उसके अलावा एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट इंडिया इफ फूड ट्रांसफर आर फैक्टर, ठीक है ना। फूड जो ट्रांसफर हो ना, वो उसको अगर फैक्टर मान दिया जाए तो कितना है, 10.8 पहले था, अब है बहुत कम है, 1.3% है। अलग अलग तरीका है पॉवर्टी को मापने का। पहला, पॉवर्टी को पहले 2 प्रकार है, एक है एब्सोल्यूट, बिल्कुल रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। देखो, अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब बोलते हैं, जब किसी का इनकम, एक पीपल का इनकम $1.9 से कम हो ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उस एक दिन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमली पुअर बोलते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी का सिंपल मतलब है, कोई एक, मान लो एक कोई सामान है, कोई बिस्किट है, ठीक है ना, बिस्किट है, इंडिया में मिल रहा है वो बिस्किट, मान लो मिल रहा है 50 रुपये में, ठीक है ना, और हमको पता है $1 = 80 रुपीज़ है, ठीक है ना। मान लो $50 नहीं मिल रहा है, 40 रुपीज़ में मिल रहा है। तो यहाँ पे USA में तो क्या मिलना चाहिए, इसको आधा डॉलर में मिलना चाहिए, बट USA में ये मिल रहा है $1 में। तो हम बोल सकते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1 = होगा 40 रुपीज़, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिया जाता है। इंडिया में जो 40 रुपये में हम लोग कमा लिए, उसके बाद खरीद लेंगे, 40 रुपये में जो खरीद लेंगे वो USA में थोड़ी खरीद पाएंगे, क्योंकि सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन का तरीका है, एक है वेलबींग अप्रोच, एक है कैपेबिलिटी अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन जी का दिया हुआ है। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहले वेलबींग अप्रोच के मतलब क्या, किसने दिया था, एरिक एलार्ड ने दिया था। 3 डायमेंशन इसमें, एक है मटीरियल, ठीक है ना, लविंग मतलब सोशल, और थर्ड है स्पिरिचुअल या इमोशनल। कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात किसने की, अमर्त्य सेन ने बात की, ठीक है ना। और 5 कैपेबिलिटी है, OECD एक ग्रुप है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, और इसमें 5 कौन है कैपेबिलिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एंड सिक्योरिटी। डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको 2010 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद एक है OPHI यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर है। अब देखो, ये इंडिया की कुछ है, एक है तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, और नीति आयोग का एक है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। उसके अलावा एक और कमेटी है, अलग कमेटी। ये आपको पता है, टाइमलाइन पूछ लेते हैं लगाने के लिए। जैसे अलग कमेटी कब आया था, 1979 में। लखवाला कमेटी आया था 1993 में। तो सबसे पहले तेंदुलकर कमेटी किस चीज़ पे फोकस करता है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे फोकस करता है। कंजम्पशन कि कितना खर्चा कर रहे हो। डेटा उठा कहाँ से रहे, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से। अब NSSO और CSO इन दोनों को मिला के एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि 21.9% जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आती है, 2011-12 में बताया था। उसके बाद रंगराजन कमेटी ने क्या किया, इन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक लार्ज स्केल सर्वे किया। इन्होंने बताया कि 29.5% ज़्यादा गरीब है। उसका नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वो किसके साथ, UNDP और जो OPHI अभी आपने देखा उसके साथ किया। इन्होंने बताया कि 25.1% इंडिया के मल्टी डायमेंशनल पुअर है। OPH ये समझे। उसके अलावा और कुछ रिपोर्ट है, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिव कोर्सेस, ये बायनियल रिपोर्ट किसका है, वर्ल्ड बैंक है, बस ये ध्यान रखिए। उसके बाद कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स है। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस के द्वारा। अगला टॉपिक क्या है, इसी में अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये कर लेते हैं कुछ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर फिस्कल पॉलिसी।
देखो ग्लोबल फिनडेक्स यानी फाइनेंशियल इंडेक्स डेटाबेस 2021, ये किसने रिलीज किया? वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया, याद रखना है, ठीक है। और इंडिया देखो, इंडिया अमॉन्ग 7 कंट्रीज होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.54 बिलियन एडल्ट विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। मतलब कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया के आधे पॉपुलेशन है, दुनिया के आधे पॉपुलेशन जिनको फॉर्मल बैंकिंग से अटैच नहीं हो, वो इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद फिनक्यूबेशन, फिनक्यूबेशन क्या है? ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? एक तो पोस्ट पेमेंट बैंक, जो हमारा इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने लॉन्च किया। जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? फिनटेक स्टार्टअप का है, फिनटेक स्टार्टअप का है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ना कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? आरबीआई ने किसका जारी किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में कितना हुआ है उसको दिखाने के लिए। अगला क्या है? ग्लास क्लिफ कुछ नहीं है, एक स्टीरियोटिपिकल है। जब आप किसी कंपनी को लगता है ना कि हमारा समय खराब ही चल रहा है, हम नीचे ही जाएंगे, तो कंपनी को डायरेक्टर बना दो, या वुमेन को हेड बना दो, कि कम से कम बात थोपने के लिए भी तो हो ना कि यार गलती वुमेन को बनाए, इसीलिए गलती हुई, इसलिए कंपनी नीचे आई। समझ रहा है ना? मतलब ये थोपने के लिए, इनको पता है कंपनी नीचे ही जाएगी। टेक्निकल रिसेशन क्या है? देखने ये एक टर्म की यूज होता है जब 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर में डिक्लाइन होता है आउटपुट का डिक्लाइन होता है, तो हम इसको बोलते हैं टेक्निकल रिसेशन। मतलब कि रियल जीडीपी में 2 क्वार्टर मतलब 3 साल में, 3 महीने में 2 क्वार्टर में, मान लो जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में भी डिक्रीज हुआ है, रियल जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इवन निगेटिव में आ रहा है तब। अगला क्या है? डूम लूप का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सिचुएशन में चला जाना जब कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है ना बहुत हर्ट होने वाली है, वोलेटिलिटी आने वाली है, ठीक है ना, इन द प्राइस ऑफ सॉवरेन बॉन्ड, ये ध्यान रखना। तो यूरोप में होने वाला है। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यूएन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट है डीलिंग विथ इंटरफेस बिटवीन क्रिएटिविटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, याद रखना। एक और चीज़ याद रखना कि यूएन ने मार्क्स किया 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्विन सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ट्विन सिटी डेवलपमेंट देखो, अभी पीएम मोदी ने जी ने क्या किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस ट्विन सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनागोरेट किया, फाउंडेशन स्टोन डाला है। ये क्या है कि मतलब कि आप सिंपल समझो, सिटी को डेवलप कर देना है, एक अलग लेवल पे डेवलप करना है, हाई क्वालिटी लाइफ हो, और सिटी जो हो ना इंटरडिपेंडेंट हो इकोनॉमिक, फंक्शनल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए। अर्बन 20 एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। ये क्या है? ये G20 का प्लेटफॉर्म है, सिटीज टू डिस्कस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशू ऑन अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस करेगा मेन, ठीक है। ट्विन ट्रांजिशन क्या होता है? क्या किया जा रहा है? देखो इसमें बोला कि आप डिजिटल और सस्टेनेबल दोनों को अलग अलग लेके मत चलो, दोनों को साथ लेके चलने से क्या होगा? ज़्यादा एफिशिएंसी आएंगी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगा, ठीक है ना। तो यानी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पे भी फोकस करो, यानी डिजिटल जो भी हो उस पर भी फोकस करो, और साथ में सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करने की बात करें। ट्विन ट्रांजिशन ही है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसने निकाला है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने निकाला है। न्यूयॉर्क टॉप किया है, उसके बाद आता है सिंगापुर। और EIU क्या है? एक रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है द इकोनॉमिस्ट ग्रुप का, और इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर है ना उसका सिस्टर ग्रुप है, 1946 में बना था। डेवलप्ड कंट्री थ्रो पंच प्राण एक्चुअली प्राण नहीं है, प्रण। पंच प्रण अमृतकाल का क्या है? पहला क्या है? प्रण, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया बनाना है। कॉलोनियल माइंडसेट का जो ट्रेस होगा ना उसको हटाना है। देख रहे हो आप, रोड वूड का नाम हटाया जा रहा है। अपने रूट को प्राइड करना है, यूनाइट रहना, और सेंस ऑफ ड्यूटी की यार फंडा हमारी अपनी ड्यूटी है बहुत सारी। इंडिया की अभी ह्यूमन डेवलपमेंट का स्कोर कितना है? 0.64। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज फंड, ये होस्ट किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और इसको टेक्निकल सपोर्ट किससे मिला? WHO से। क्या है कि नए FIF बनाया जा रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज फंड, ताकि जो
प्रिवेंशन जैसे कोविड-19 टाइप सिचुएशन आता है ना, उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सके, प्रिपेयर किया जा सके, रेस्पॉन्स किया जा सके, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, और जो गैप है ना नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे, उस गैप को फिल करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। आपको कोई भी डाउट हो, फीडबैक देना हो, इस नंबर पर दे सकते हो। अपना बीपीएससी का कोर्स स्टार्ट हो गया है, आज से ही डेली टारगेट मिलता है, डेली प्लान मिलता है, डेली टास्क टेस्ट होता है टारगेटेड, ठीक है ना। और कोई डाउट है ये भी पूछ सकते हो, मेंटोरशिप मिलता है, सब कुछ मिलता है। इस नंबर पे टेक्स्ट कीजिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।